कि ये वही सरकार है जो बात करती है ट्रिपल पी मोड की, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करती है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करती है, प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की बात करती है। तो अचानक से ये 10 लाख वाली नौकरी कहां से आ गई? सारी बातें आपको स्टैटिक्स के साथ दिखाऊंगा, पॉसिबिलिटी क्या है इसकी। आगे बढ़ते हैं। अब पहले ये समझते हैं भाई कि ये जो 10 लाख का फिगर है ये कहां से आया और इसमें क्या सच में गवर्नमेंट सीरियस हो तो ये 10 लाख वैकेंसी रिक्रूट किया जा सकता है? फिर मन में एक सवाल आता है कि भैया क्या ये पोस्ट इसी साल खाली हो गई क्या? पूरे 10 के 10 लाख ये तो कब से खाली हैं। तो सरकार कितना सीरियस है जॉब देने को? अगर सीरियस है तो इससे पहले जॉब काहे नहीं दी? आपको इसका स्टैटिक्स भी दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से बिल सरकार लेके आई प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, और ड्यू टू द प्रोटेस्ट सरकार को बिल या तो होल्ड पे रखना पड़ा या तो उससे बैक स्टेप लेना पड़ा। मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इंटरनेट एक वर्ड, एक कीवर्ड से फटा पड़ा जा रहा है। कीवर्ड है रोजगार मेला। इसका रीजन भी है, सरकार ने रिसेंटली 10 लाख नौकरियों का अनाउंसमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब सबको इसमें अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सरकार को इलेक्शन अपॉर्चुनिटी, अपोजिशन को ये जुमलेबाजी लग रही है, कोचिंग वालों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, यूट्यूबर को एक टॉपिक मिल गया है, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। तो सब लोग इसके बारे में लिख बोल रहे हैं। अब हम भी यूट्यूबर हैं तो सोचे भैया हम काहे चुप रहे हैं, हम भी कुछ बोलते हैं। आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 10 लाख का फिगर है ये आया कहां से है, और इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये जो 10 लाख है रिक्रूटमेंट ये होगा। ऐसा तो नहीं कि जो अपोजिशन कह रही है ये जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं ये जो बुलबुला नीचे से निकला है सतह पे आते आते फट पड़ेगा या फिर श्रिंक हो जाएगा, 10 लाख 5 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इसलिए भी उठ रहा है कि ये वही सरकार है जो बात करती है ट्रिपल पी मोड की, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करती है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करती है, प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की बात करती है। तो अचानक से ये 10 लाख वाली नौकरी कहां से आ गई? सारी बातें आपको स्टैटिक्स के साथ दिखाऊंगा, पॉसिबिलिटी क्या है इसकी। और अगर ये 10 लाख रिक्रूटमेंट होने वाले हैं तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जहां से ज्यादा रिक्रूटमेंट आएंगी, ताकि आप भी प्लान कर पाओ कि आपको कहां पे सेटल होना है आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके एबिलिटी के हिसाब से। तो डिटेल में आज हमारा इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। डिस्कशन से पहले थोड़ा सा, ये मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप चाहो तो मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हो, और नए हो तो जरूर जुड़िएगा। अगर कोई मैसेज देना है तो यहाँ पे आप पर्सनली दे सकते हो, और कोई पब्लिक मैसेज देना है तो भैया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख पाओगे मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के मिनिस्टर हैं। इन्होंने ट्वीट किया है कि रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट हुए हैं उनको दिया गया ज्वाइनिंग लेटर, और कहा है कि 10 लाख सरकार को रोजगार देना है, और वो भी केवल 1 साल में। इसके अपोजिट में भाई अपोजिशन वालों के भी एक ट्वीट दिखा देता हूं। अब ये भाई साहब हैं संदीप सिंह सुरजेवाला, इन्होंने अपनी मतलब सारी बातें लिख दिया है, पर स्टैटिक्स नहीं दिया है कि भाई अगर आप कर ही रहे हो रिसर्च तो थोड़ा स्टैटिक भी दो, लोगों को पता तो चले कि सरकार जो क्लेम कर रही है कि हम अगले 12 महीने में 10 लाख को रोजगार देंगे, वो अगले 8 साल में कितने, मतलब पिछले 8 साल में कितने लोगों को रोजगार दे पाई है, मतलब उसके कमिटमेंट को लोगों को कितना सीरियसली लेना चाहिए। ये अपोजिशन बताए तो ज्यादा अच्छा है, विथ स्टैटिक बताए तो ज्यादा अच्छा है। पर ये भी मेहनत करना नहीं चाहते, कामचोर लोग हैं। बस ठीक है, कुछ लिखना था, हैशटैग लगाना था, लगा दिए। खैर चलिए, सरकार की बात हो गई, अपोजिशन की भी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, उनका भी आप देख पाओगे बहुत सारी चीजें इन्होंने एग्जाम्स के बारे में मेंशन कर रखा है कि 60% इंक्रीज इन द एग्जाम कंडक्टिंग कैपेसिटी। सरकार अपनी एग्जाम कंडक्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएगी ताकि कोई क्वेश्चन मार्क ना लगाए भाई कि तुम तो इतने लोगों का एग्जाम नहीं करवा पाते हो, इतने लोगों का कैसे करवाओगे। तो वो पहले बता दिया हम बढ़ा देंगे, शिफ्ट बढ़ा देंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि तेजी से रिक्रूटमेंट हो। मतलब पूरी प्लानिंग कर लिया है बताने का, मतलब अनाउंसमेंट में तो पूरी प्लानिंग दिख ही रही है। और ये भी देख पाओगे माई गवर्नमेंट का, बेसिकली मैंने ये इंस्टाग्राम से लिया हुआ है, इन्होंने भी कहा है कि भाई हम 10 लाख देंगे, पर यहाँ पे 75,000 लिख रखा है। कोई बात नहीं, थोड़ा फिगर आगे पीछे हो जाता है।
75 उन्होंने लिख रखा है, जो हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव उसके हिसाब से शायद। चलिए, यहाँ पे जो चीजें थी शॉर्ट में इसको डिटेल में मेंशन कर रखा है। यहाँ पे ये भी दे दिया है भाई कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री हैं जहाँ पे हायरिंग होने वाली है। कुछ मेजर मिनिस्ट्री का नाम दे रखा है, मैं आपको एग्जाम के हिसाब से आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। अब पहले ये समझते हैं भाई कि ये जो 10 लाख का फिगर है ये कहां से आया और इसमें क्या सच में गवर्नमेंट सीरियस हो तो ये 10 लाख वैकेंसी रिक्रूट किया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ। और ये मैंने नहीं दिया है, ये दिया है जो आपके मिनिस्टर साहब हैं जितेंद्र सिंह ने। इन्होंने लिखित में बयान दिया था लोकसभा में, एक क्वेश्चन का जवाब दिया था कि सरकार के पास कितनी टोटल पोस्ट वैकेंट हैं। तो वहां पे इन्होंने बताया था कि हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट में 9.79 लाख पोस्ट वैकेंट हैं, मतलब जो कि 10 लाख के आसपास हैं। मतलब ये कि सरकार अगर सीरियस है और अगर वो रिक्रूटमेंट करना चाहती है तो उसको नए पोस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो पोस्ट पहले से वैकेंट हैं अगर उन्हीं को भर दें तो उनका जो कमिटमेंट है वो पूरा हो जाएगा। ठीक बात, तो चांसेस तो हैं। अब यहां पे देख पाओगे, ये भी बेसिकली आप मिनिस्टर साहब ने ही बताया था कि ग्रुप ए की इतनी पोस्ट खाली है, ग्रुप बी की इतनी पोस्ट खाली है, ग्रुप सी की इतनी पोस्ट खाली है, मतलब पोस्ट तो खाली है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये 8-10 महीना पुराना डेटा है, तब से रिक्रूटमेंट भी तो हुआ है, अभी 75,000 को उन्होंने दिया भी, तो ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट हुआ है तो कुछ रिटायरमेंट भी हुई होंगी, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, इसके आसपास होगा। मान लो थोड़ा कम, मान लो 9 लाख, मान लो 9 लाख 10 लाख। अब ऐसा नहीं कि सरकार ने 10 लाख बोला है एकदम 10 लाख का हिसाब देगी, थोड़ा आगे पीछे भी होता है तो चलता है। मतलब इन शॉर्ट ये है कि सरकार अगर सीरियस है तो 10 लाख लोगों को रोजगार देना बहुत मुश्किल बात नहीं है। जो पोस्ट वैकेंट हैं अगर उन्हीं पे रिक्रूटमेंट कर लिया जाए तो काम हो जाएगा। फिर मन में एक सवाल आता है कि भैया क्या ये पोस्ट इसी साल खाली हो गई क्या, पूरे 10 के 10 लाख? ये तो कब से खाली हैं। तो सरकार कितना सीरियस है जॉब देने को? अगर सीरियस है तो इससे पहले जॉब काहे नहीं दी? या फिर पिछले 8 सालों में अगर इसी गवर्नमेंट की बात करें केवल, तो कितनी सीट फिलअप किया इन्होंने? तो वो डाटा है कि पिछले 8 सालों में इन्होंने टोटल रोजगार जो दिया है, ये भी मिनिस्टर साहब ने बताया, मैंने अपने मर्जी से नहीं बताया है। यहां पे आपको आगे आपको कटिंग दिखा दूंगा मैं, ये कटिंग है बेसिकली कि पिछले 8 सालों में सरकार ने टोटल कितना एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो ये है 7.22 लाख। अब ये जो सवाल था कि क्या होगा, सच में आएगी वैकेंसी, ये थोड़ा सीरियस हो जाता है कि यार मतलब 8 सालों में केवल 7 लाख लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है और ये कह रहे हैं अगले 12 महीने में हम 10 लाख को दे देंगे। क्या सच में देंगे क्या? तो इसका जवाब थोड़ा थोड़ा हाँ में आता है। वो इसलिए थोड़ी सी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना वो अब चेंज हो गई है। पहले जो सरकार बात करती थी कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, हम PPP मोड लेके आएंगे, मतलब रिक्रूटमेंट कम करते थे कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो, उसको हम डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो रेलवे में रिक्रूटमेंट आया था, मैं आपको इसका स्टैटिस्टिक्स भी दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से बिल सरकार लेके आई प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, और ड्यू टू द प्रोटेस्ट सरकार को बिल या तो होल्ड पे रखना पड़ा या तो उससे बैक स्टेप लेना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि सरकार को लग रहा है कि पहले लोग शायद इतना सीरियसली नहीं लेते थे, पर रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुए हैं, स्पेशली रेलवे को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था, और उसमें भी बिहार वालों को आप धन्यवाद दीजिए, इतना प्रोटेस्ट हुआ कि सरकार को उसी टाइम अनाउंस करना पड़ा कि हम इतनी वैकेंसी लेके आएंगे। उसी टाइम उन्होंने अनाउंस किया था कि एसएससी में इतनी वैकेंसी आएगी, रेलवे में भी इतनी वैकेंसी आएगी, जो बड़े रिक्रूटर हैं। तो सरकार को एक चीज तो समझ में आ गई है कि लोग अब रोजगार को सीरियसली ले रहे हैं। अपोजिशन वाले महंगाई को भी मुद्दा बनाते हैं, पर मैंने ऐसा देखा है, मेरी ऐसी पर्सनल फीलिंग है कि लोग महंगाई को लेकर सरकार को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट किसके बीच में है? जो यंग पीढ़ी है उसके बीच में है, जो कि इन्फ्लुएंशियल है। और कोई भी आदमी 21 साल का है, 22 साल का है, 23 साल का, अगर वो 3-4 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो सरकार को लेके उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होती है, या फिर वैकेंसी नहीं आती है या बहुत कम आती है, तो सरकार को लेके उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और वो फ्रस्ट्रेशन कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें दिखा भी है। मोदी साहब का वीडियो लगती थी यूट्यूब पे, इतने डिसलाइक होते थे कि उनको जो लाइक डिसलाइक की बटन है वो ऑफ करना पड़ता था। और जब फिजिकल प्रोटेस्ट हुए तो सरकार को समझ में आ गया कि भाई इलेक्शन अगर 2024 में है तो उससे पहले कुछ करना पड़ेगा। हालांकि एक मैं अपना ओपिनियन यहां पे देना चाहता हूं स्टैटिक्स देने से पहले कि सरकार ने कैसे बाइक स्टेप्स लिए हैं और कहां कहां पे लिए हैं।
उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम लोग इतना पॉलिटिकल बातें क्यों कर रहे हैं। पॉलिटिकल बात करना इसलिए जरूरी है कि किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, अगर कहीं पे किसी भी एक्शन में सरकार को पॉलिटिकल बेनिफिट्स दिखती है तो उस एक्शन को करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और किसी भी एक्शन में सरकार को अगर कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं दिखता है तो वो एक्शन जनरली नहीं होता है। मतलब सरकार तभी एक्शन लेती है, जनरली मेजर एक्शन तभी लेती है जब उसमें उसको पॉलिटिकल एडवांटेज दिखते हैं। और यहां पे सरकार को पॉलिटिकल एडवांटेज दिख रहे हैं कि भाई अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट पे फेल होती है ना, तो जो उसके पास दूसरे बड़े बम हैं जो सरकार 2024 से पहले मोस्ट प्रोबेबली फोड़ेगी, वो दो बड़े बम हैं। एक तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको सरकार लेके आएगी। आपको पता है जब वो बिल आएगी तो दुनिया भर का बवाल मचेगा, फिर पोलराइजेशन होगा, फिर मतलब सरकार के फेवर में एक लहर आएगी। दूसरा जो बम है सरकार के पास वो है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ये भी एक बम है। अगर ये भी सरकार लेके आती है, इस पे भी बवाल होना लाजमी है। अब इस पे डिबेट नहीं करेंगे कि बवाल होगा, क्यों होगा, कौन सही होगा, कौन गलत होगा, पर सरकार इसको भी लेके आएगी 2024 इलेक्शन से पहले, और इस पे भी बवाल होगा, फिर से पोलराइजेशन होगा, फिर से वोट बैंक की राजनीति होगी, सारी पार्टियां करेंगी अपने अपने हिस्से का, और ये सब होगा। पर सरकार को ऐसा लगता है कि ये दोनों बम तभी फटेंगे जब इसमें एम्प्लॉयमेंट का स्पार्क होगा। अदरवाइज जो यंग पीढ़ी है वो इतना बेवकूफ नहीं है कि उसको ये सब लॉलीपॉप देके आप उससे वोट ले सकते हो। अगर उसका वोट आपको नहीं मिलेगा, उसके घर का वोट भी नहीं मिलेगा, तो सरकार को दिख रहा है कि लिटरली लॉस है। और ये मैं आपको स्टैटिक्स से अब बताता हूं, जो बातें हमने ऐसे जनरल वे में किया है उसको अब स्टैटिक्स से देख लेते हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। सरकार एक बिल लेके आती है जिसे हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन द रेलवे। आपने देखे होंगे कई सारे स्टेशन बनाए गए। नीति आयोग का प्लान था कि इसको तेजी से एग्जीक्यूट किया जाएगा। सरकार के बहुत सारी प्राइवेट ट्रेन चला दी जाएंगी, बहुत सारे रेलवे प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाएंगे। सरकार ने खूब प्रचार किया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब रेलवे की वैकेंसी में डिले हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, सरकार को लग गया भाई प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में जो हम रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, इससे लोगों में गुस्सा है, इससे पॉलिटिकली उनको लॉस होगा, स्पेशली इलेक्शन में। तो सरकार ने इसको थोड़ा सा मतलब कह सकते हो ना स्टडी स्टेट में रख दिया है। अब आप न्यूज ऐसा नहीं सुन रहे होगे कि ये रेलवे ट्रिपल पी मोड में जा रहा है, ये नई प्राइवेट ट्रेन चल रही है। मतलब जिस इंटेंसिटी के साथ ये काम शुरू हुआ था वो अब होल्ड पे रख दिया गया है, और ये 2024 तक ऐसे ही होल्ड पे रहेगा। 2024 तक इसमें बातें कम होंगी। एक ये प्रूफ है, ठीक है, आप खुद रिसर्च कर लेना, दुनिया भर के आर्टिकल पब्लिश हैं। सरकार पहले क्या कर रही थी, अब क्या कर रही है, अब इस पे कितनी बातें हो रही हैं, ये आप खुद भी एनालिसिस करके देख सकते हो। दूसरा जो प्रूफ है आपके सामने वो है बैंक के प्राइवेटाइजेशन का। सरकार एक बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल लेके आती है जिससे सरकार को यह रास्ता मिल जाता है कि जो पीएसयूज बैंक है उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। सरकार का जो बजट था उसमें उन्होंने कहा था कि वो 2 बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करेंगे, पर जो बैंकिंग सेक्टर के यूनियंस हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनका ब्लेम था कि सरकार मतलब ये बिल लाएगी, इसके बाद पहले 2 करेंगे फिर बाद में बाकियों को करेंगे। उन्होंने खूब प्रोटेस्ट किया, सरकार को इस बिल को भी होल्ड पे रखना पड़ा। और सरकार इस प्रोटेस्ट से नहीं डर जाती है कि भाई इतने सारे लोग आ गए, हम कैसे संभालेंगे। 10-20 हजार, 10,000, 50,000 लोगों को तो सरकार ऐसी हटा सकती है, पर उसको डर तब लगता है जब उसको लगता है कि इसका इलेक्शन पे इंपैक्ट होगा और वो हार सकते हैं, तभी सरकार बैक स्टेप लेती है। जैसे किसान आंदोलन को यूपी इलेक्शन से पहले लिया गया, सेम चीज है। और ये मैं बीजेपी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कोई भी पार्टी होगी ना, सब पार्टी अपना पॉलिटिकल एडवांटेज देख के ही स्टेप लेती हैं। हमारे देश की अनफॉर्चुनेट चीज यही है, कई बार प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमको मजबूरी में आके पॉलिटिकल सेंस के हिसाब से एक्शन लेना पड़ता है, चाहे वो हमारे डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो चाहे नहीं हो। क्योंकि हमारे देश में हर साल हर बार इलेक्शन होते रहते हैं, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको अपनी पार्टी भी चलानी है, सरकार भी बनानी है, तो उनको मजबूरी में वो सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। खैर मैं ये कहूंगा एम्प्लॉयमेंट का स्टेट मजबूरी में नहीं है, हम एक वेलफेयर स्टेट्स हैं। सरकार की मैं ये नहीं कहूंगा कि जिम्मेदारी है सबको सरकारी नौकरी दे, पर एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में क्रिएट हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम वेजेस का सरकार ने क्या हाल किया है वो आप सभी को पता है। तो प्राइवेट सेक्टर में कितना शोषण होता है, सरकार के रूल्स क्या हैं उस पे, और सरकार कितना इफेक्टिवली वो रूल लगा पाती है। लोगों को सैलरी दिया जाता है, वापस ले लिया जाता है, अकाउंट में दिखाया जा रहा है 25,000, एक्चुअल में सैलरी आ रही है 15,000,
तो प्राइवेट सेक्टर का अपना अलग इश्यू है, सरकार उस पर कुछ भी ब्लेम नहीं कर सकती। जो लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं उनसे आप पूछिएगा, या तो दिया ही नहीं जा रहा है, 10,000 12,000 15,000 ऐसे सैलरी दिया जा रहा है, मिनिमम वेजेज 172 हैं, प्राइवेट जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके थोड़े ज्यादा हैं। तो ये सब इश्यूज हैं, सरकार उसको भी एड्रेस नहीं कर पाई है ठीक से। पहले ये था कि भाई बिना नोटिस के निकाला नहीं जा सकता, सरकार उस पर भी बिल लेके आई, लेबर अमेंडमेंट बिल, जिसमें कहा भाई कि निकाल सकते हो आप जितने मर्जी कॉन्टेक्चुअल बेस पे रख सकते हो। तो प्राइवेट सेक्टर का अपना अलग से बुरा हाल है, खैर छोड़िए। तो ये भी यहां पे भी सरकार को आप कह सकते हो बैक स्टेप लेना पड़ा। तीसरी जो बिल है, और ये सारे सेक्टर्स में जो दिखा रहा हूं ना आपको, ये बल्क रिक्रूटर हैं। आप सोच के देखो, जितना भी सरकार का एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें रेलवे का कितना हिस्सा होता है, बड़ा चंक होता है, मतलब लाखों में वैकेंसी आती है अगर आनी है तो। फिर इसके बाद दूसरा जो सेक्टर मैं आपको दिखा रहा हूं बैंकिंग, आपके आसपास जरूर 2-4 लोग ऐसे होंगे, फैमिली में होंगे, पड़ोसी होंगे जो बैंक में जॉब कर रहे हो। तो बैंक जो पीएसयूज बैंक है वो भी एक बड़ा सेक्टर है जो बेसिकली आपको एम्प्लॉयमेंट देता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देता है। तीसरा सेक्टर है एनर्जी का, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी का। सरकार इस पे भी एक बिल लेके आती है, द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। अब इसमें देखो, इसमें अपोजिशन का आप कह सकते हो ब्लेम है। सरकार ये कहती है कि भाई ये प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं है, ये मैनेजमेंट के लिए है, ताकि हम और कंपटीटर लेके आए, इजी मैनेजमेंट हो जाए। पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं या फिर वो स्टेट जो बीजेपी रूल्ड नहीं है, वो ये कहते हैं कि सरकार इस बिल के थ्रू क्या करना चाहेगी, जो पावर है वो सेंट्रलाइज कर रही है, और एक बार जो पावर सेंट्रलाइज हो गया उसके बाद सरकार इसको प्राइवेटाइज कर देगी। और ये केवल अपोजिशन का आरोप नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड यूनियंस हैं जो ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन लोगों का भी आरोप है। आप कहोगे कि भाई प्राइवेटाइजेशन और सेंट्रलाइज पावर से क्या रिलेशन है? कई सारे जो पब्लिक सेक्टर हैं एनर्जी से रिलेटेड, उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का शेयर होता है। और अगर ऐसे में गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करना चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट रेडी नहीं होगा, स्पेशली वो स्टेट जो बीजेपी रूल्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकती। तो ये एक ऑब्स्टेकल था। सरकार इसी ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए, मतलब स्टेट के पावर को रिमूव करने के लिए बिल लेके आई थी कि किसी तरीके से पावर को सेंट्रलाइज किया जाए। इसीलिए नॉन बीजेपी स्टेट्स या फिर आप कह सकते हो वो यूनियन जो इलेक्ट्रिक जनरेशन से रिलेटेड हैं, वो सब इसका अपोज कर रहे थे, और सरकार को यहां से भी बैक स्टेप लेना पड़ा ड्यू टू द प्रोटेस्ट। तो ये मैं आपको वो स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं कि सरकार को यहां से समझ में आया कि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो फिर उनका नुकसान हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को यह बात समझ में आई है, इसीलिए सरकार इतने सारे एम्प्लॉयमेंट का बात कर रही है या फिर रिक्रूटमेंट की बात कर रही है। अदरवाइज सरकार बहुत रिजिड थी कि उनको ट्रिपल मी मोड में डालना है, उनको डिसइन्वेस्टमेंट करना है, बैंक को प्राइवेटाइज करना है, रेलवे को प्राइवेटाइज करना है। अब मतलब सरकार ये प्लान करके बैठी थी। नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ोगे तो वहां पे भी ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इन शॉर्ट हमको ये समझ में आ गया कि सरकार बैक स्टेप क्यों कर रही है। अब चूंकि पॉलिटिकल एडवांटेज है इसमें, और एटलीस्ट 2024 के इलेक्शन से पहले तो ये सारी चीजें पॉसिबल लगती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि होंगी, ये रिक्रूटमेंट होंगी। क्योंकि अगर ये रिक्रूटमेंट नहीं होंगी तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो 2 बम सरकार ने बना के रखा है इलेक्शन से पहले फोड़ने के लिए, वो फूटेंगे नहीं, उसमें स्पार्किंग नहीं होगी। ठीक बात। अब देखते हैं कि वो कौन से सेक्टर हैं, अगर रिक्रूटमेंट होता है तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें ज्यादा जॉब आ सकती है। अब ये 10 लाख के फिगर पे आप स्टिक मत होइएगा, ये जरूर उससे कम रहेगा, मतलब जितना भी कम रहे मुझे नहीं पता, पर कम तो जरूर रहेगा। रेलवे में काफी सारी वैकेंसी आ सकती है, मुझे लगता है 1 लाख से कम आएगी तो क्या ही आएगी। तो ये मान के चलो कि 1 लाख के आसपास ये वैकेंसी आएगी। इसमें सबके लिए वैकेंसी होगी, मतलब ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट दोनों पोस्ट होंगी। मतलब आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए भी रहेंगी, नॉन ग्रेजुएट भी रहेंगी। तो अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन इससे पहले किए हो, जो वैकेंसी आई थी, तो अभी कंटिन्यू रखिए, जरूर इसमें वैकेंसी आएगी और चांस है आपके। फिर डिफेंस सेक्टर में आर्म फोर्सेस हैं और पैरामिलिट्री है। पैरामिलिट्री के कुछ पोस्ट यहां से भी रिक्रूट होते हैं, यहां से भी रिक्रूट होते हैं, पर उनको मैंने थोड़ा इंडिविजुअली रख दिया है क्योंकि डिफेंस सेक्टर है, उसमें काफी चांसेस है कि वैकेंसी आएगी। अग्निवीर बना दिए। अग्निवीर की पॉलिसी वैसे ठीक तो नहीं है मेरे हिसाब से, बट फिर भी तो यहां भी मुझे लगता है कि काफी सारी वैकेंसी आने वाली हैं। मतलब यहां भी 1 लाख के आसपास तो वैकेंसी आनी चाहिए। अगर 10 लाख का आंकड़ा छूना है तो इतना तो वैकेंसी इस डिपार्टमेंट में आना चाहिए, क्योंकि ये बल्क रिक्रूटर हैं। ये बल्क मतलब इनको रिक्वायरमेंट भी उतना रहती है, ऐसा नहीं कि नई पोस्ट क्रिएट करना है पोस्ट काफी सारी डिफेंस में। और ये भी सरकार ने ही बताए, मैं नहीं बता रहा हूं, सरकार ने बताया कि काफी सारी पोस्ट खाली हैं रेलवे में और डिफेंस में। सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों में बताया गया था सरकार के थ्रू कि पोस्ट
खाली हैं, तो यहां पे भी 1 लाख पोस्ट तो आनी चाहिए। अब इसमें सारी होंगी, ऑफिसर रैंक की भी पोस्ट होंगी और आपके जो सैनिक लेवल की पोस्ट हैं वो सारी भी होंगी और जो ऑफिस से रिलेटेड पोस्ट होती हैं वो भी होंगी। एसएससी आपको पता है ग्रुप बी सी डी में रिक्रूटमेंट करता है, जो मिनिस्ट्रीज हैं हमारे या फिर उनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है वो एसएससी करता है ग्रुप बी सी डी का। तो यहां पे भी काफी सारी वैकेंसी आनी चाहिए, बहुत सारी वैकेंसी यहां पे भी आएंगी। तो हम मान के चल सकते हैं कि एसएससी भी टोटल जो रिक्रूटमेंट करेगा वो कुछ 75,000 से लेके 1 लाख के आसपास तक का कर सकता है, ठीक है। जिसमें ये मान के चलिए कि 20 के आसपास तो आपकी सीजीएल वाली वैकेंसी रहेगी, जो इस बार भी है, नेक्स्ट टाइम भी रहेगी। तो अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीरियसली करिए, मोस्ट प्रोबेबली जितनी वैकेंसी इस बार है उतनी वैकेंसी नेक्स्ट टाइम भी रहेगी। अगर सच में सरकार को ये 10 लाख का आंकड़ा छूना है तब, अगर नहीं छूना चाहते हैं तब तो भाई सारा कट कर सकते हैं, उनका क्या है। पर ऐसा चांसेस है कि वो छुएंगे, उनको पता चल गया है कि भाई जो यूथ है उनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है, बाकी लोगों को इधर उधर लटका देंगे, उलझा देंगे, पर यूथ बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अब मैंने पहले ही आपको रीजन बताया, भाई कोई आदमी है अगर 5-6 साल तैयारी करता है और वैकेंसी नहीं आई तो जनरली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और फिर सरकार को उसको गाली देने में टाइम नहीं लगेगा। और चूंकि इन्फ्लुएंशियल भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, दूसरे लोगों को भी कन्विंस करेंगे कि मत वोट दो, तो सरकार को उसमें नुकसान दिखता है। ठीक बात, ये बातें सच तभी होंगी जब सरकार सच में सीरियस होगी अपने अनाउंसमेंट को लेके, क्योंकि डाउट तो उठता है। क्योंकि पिछले लास्ट 8 ईयर में हमने देखा कि भाई सब 7 लाख रिक्रूटमेंट हुआ है और कमिटमेंट तो तब भी किया गया था कि इतने रोजगार दिए जाएंगे। सरकार हालांकि जुड़वा भी देती है कि हमने प्राइवेट में दिया, हमने लोन दिया, हमने ये दिया, वो अपने हिसाब से जुड़वा देते हैं, पर हमारे देश में रोजगार तो उसी को माना जाता है जो सरकारी है, और मानना भी उसी को चाहिए, क्योंकि प्राइवेट का हाल तो मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या है। ठीक बात। फिर पीएसयूज कंपनी में भी आप कह सकते हो कि यहां पे मैंने डिफेंस लिखा है, तो ये जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके सेंस में लिखा है, जैसे डीआरडीओ हुआ, आपका बार्क हुआ, उनके सेंस में लिखा हुआ है, चाहे वो एरोनॉटिकल वाली हुई कंपनी, तो वहां पे भी पोस्ट आएंगी। वहां पे जनरली इंजीनियर्स को अपॉर्चुनिटी है। रेलवे में भी मैं बताना भूल गया, रेलवे में भी इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट को हटाया गया था, इससे पहले भी कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे आए हैं कि सरकार ये प्लान कर रही है कि जो सेक्शन इंजीनियर की रिक्रूटमेंट पहले होती थी उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए। तो इंजीनियर्स के लिए भी पॉसिबिलिटी है कि रेलवे में वैकेंसी आएंगी। ठीक बात। अब हम यहाँ पे डिफेंस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं वो जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात उनके सेंस में लिखा हूं, तो यहाँ भी इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट आएगी, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ वहां भी आएगी, और सबसे ज्यादा जो रिक्रूटमेंट करते हैं इंजीनियर्स के वो करती है ऑयल सेक्टर एंड पावर सेक्टर। दूसरे लोगों का भी करते हैं, पर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट होती है यहाँ पे पीएसयूज में बल्क अमाउंट में। तो ऑयल सेक्टर में भी इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट आ सकती है, दूसरे रिक्रूटमेंट भी आएंगे, ऑफिस स्टाफ भी होता है, ऐसा नहीं केवल इंजीनियरिंग के लोग ही होते हैं। पावर सेक्टर में भी, चाहे वो पावर जनरेशन वाली कंपनीज हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी हो, दोनों में रिक्रूटमेंट आएगी, और यहाँ पे भी काफी सारी रिक्रूटमेंट आ सकती है। मतलब अनुमान लगा सकते हैं हम लोग, ऐसा तो कुछ है नहीं, पर एक अनुमान हो सकता है कि यहाँ भी 50,000 से ऊपर की वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, 50,000 75,000 के आसपास की वैकेंसी यहाँ पे भी रहेगी। पीएसयूज जो बैंक है इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि काफी सारी वैकेंसीज आएंगी, और बैंक देख ही रहे एक लीडिंग सेक्टर है जो इंप्लॉयमेंट देता है, तो इसमें भी मान के चल सकते हो आप 20 से 30,000 की रिक्रूटमेंट आ सकती है। वो सारी रिक्रूटमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू द क्लर्क, मैनेजर, प्यून, जितने भी बैंक के स्टाफ्स होते हैं सबकी रिक्रूटमेंट मिला के, ज्यादा भी हो सकता है। अगर सरकार जो 10 लाख का अनुमान बता रही है, तो ऑब्वियसली जो मैं बता रहा हूं ये तो कम बता रहा हूं, क्योंकि यही वो मेजर सेक्टर्स हैं जहां पे रिक्रूटमेंट करती है सरकार, और इसके अलावा बचा ही क्या है। तो डेफिनेटली ये पोस्ट बढ़ सकती है जितना मैं बता रहा हूं, मैं तो मिनिमम बता रहा हूं। मुझे ऐसा मतलब थोड़ा सा कम भरोसा हो रहा है कि 10 लाख आएगा। सरकार 10 लाख अनाउंस तो कर दी है, कौन मांगेगा कि भाई कितना रिक्रूटमेंट हुआ। आप आरटीआई लगाओगे, वो कहेंगे हमारे पास डाटा ही नहीं है कितना रिक्रूटमेंट हुआ। अब पार्लियामेंट में जब पूछा जाएगा तब पूछा जाएगा, जितना बताएंगे बात की बात है। ठीक है। यूपीएससी में भी आपने देखा कि क्लास ए की काफी पोस्ट खाली हैं, तो यूपीएससी भी 10 से 15,000 की रिक्रूटमेंट तो कर ही सकती है अगर करना चाहे तो। नहीं, यहाँ पे भी 10 से 15,000 का रिक्रूटमेंट आ ही सकता है। और बैंक में मैंने बताया कि मेरे हिसाब से लगता है कि भाई 25 से लेके 30,000 तक यहाँ भी रिक्रूटमेंट आ सकती है। तो ये वो रिक्रूटमेंट है जो मिनिमम आएगी, जो थोड़ा दिखेगी कि हाँ भाई सरकार ने अगर 10 लाख कहा है तो रिक्रूटमेंट चल रहा है। ऐसा एकदम से वो बुलबुला सरकार मतलब इतना श्रिंक भी नहीं कर सकती है कि 10 लाख का अनाउंसमेंट हो गया
और नोटिफिकेशन आ ही नहीं रहे, तो लोग तो फिर गालियां देना स्टार्ट कर देंगे और पहले से ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक उम्मीद दिया है और उम्मीद के बाद जब बैक स्टेप लेते हैं तो फिर क्रिटिसिज्म और ज्यादा होता है, पहले से ज्यादा होता है क्रिटिसिज्म। तो चांसेस हैं कि अब एडवर्टीजमेंट आना स्टार्ट होंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे, और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि आएंगे। और जितना मैंने बताया ये भाई बिल्कुल मैंने अनुमानित बताया है, वो इसी हिसाब से बताया है जो सरकार ने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए थे कि इस मिनिस्ट्री में इतना खाली है, इस मिनिस्ट्री में इतना खाली है, उस मिनिस्ट्री के हिसाब से तो ये रिक्रूटमेंट आ सकते हैं। इससे ज्यादा ही आएंगे, डेफिनेटली इससे ज्यादा आएंगे, इससे कम का तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ये तो कुल मिला जुला के 4 लाख 4.5 लाख के आसपास पोस्ट होती हैं। तो सरकार तो कह रही है 10 लाख, मतलब उसका सीधा 2 गुना। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि ये सारी पोस्ट और बढ़ेंगी। तो होप्स हो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहे, और ये भी उम्मीद किया जाता है कि सरकार जो कह रही है अपने कमिटमेंट को फुलफिल करे, क्योंकि एक रोजगार से 2 4 5 डायरेक्टली जो डिपेंडेंट लोग हैं उनका काम पेट भरता है, और इनडायरेक्टली भी 10-15 लोगों का पेट भरता है, क्योंकि एक आदमी नौकरी पाता है, पैसा आता है पॉकेट में तो खर्च करता है, दुकान वाले का, शूज वाले का, कपड़े वाले का, सबका धंधा चलता है, और उससे जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जो उसके परिवार वाले हैं, वो खा पी पाते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि एक आदमी सरकारी नौकरी करता है तो कम से कम 10 से 15 लोगों का रोजगार उससे चलता है। तो लो आप, अगर सरकार अपना कमिटमेंट पूरा करती है तो 1 से 1.5 करोड़ लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट्स होने वाले हैं, और ये सरकार का डेफिनेटली एक बिग स्टेप होगा अगर ये कमिटमेंट वो फुलफिल कर देते हैं। तो बाकी देखना है कि कमिटमेंट फुलफिल होता है या नहीं होता है। ये रही हमारी एनालिसिस। अब आपकी एनालिसिस क्या कहती है, आप क्या सोचते हो, आपको सरकार के ऊपर कितना ट्रस्ट है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।